मित्रों, कल ग्रुप में एक बहुत ही रोचक चर्चा शुरू हुई कि पिता के स्थान के लिए या पिता से जुड़ी बातों को देखने के लिए कुंडली का कौन सा भाव में, अर्थात कौन से भाव में के कारकत्व में जातक का पिता आता है, 9वें भाव में अथवा 10वें भाव में। गहन चर्चा चली ग्रुप में, विद्वानों ने अपने अपने मत रखे, लेकिन सार्थक निष्कर्ष नहीं निकला। मैं बता दूं कि यह भ्रांति बहुत पुरानी है, पीछे भी कई बार इस पर चर्चा हुई है और बिना निर्णय के उसे छोड़ दिया गया है। यही कारण है कि यह आज भी एक समस्या बना हुआ है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं खास तौर से उत्सुक था उन विद्वानों का मत देखने के लिए जो इधर उधर की पद्धति, परिपाटी, सिस्टम आदि सीख करके कुछ हफ्ते या कुछ महीने या कुछ दिनों का कोर्स करके ज्योतिष जगत में महामंडलेश्वर की स्थिति में पहुंच गए हैं और हर ग्रुप में सोशल मीडिया पर अपने ज्ञान का प्रवाह फैलाते रहते हैं। एक विद्वान ने किसी के माध्यम से यह मत रखा कि 10वां घर उस पिता को जताता है जिस पुरुष से जातक की माँ की शादी हुई, लेकिन 9वां घर उस पुरुष को जताता है जिससे जातक की माँ ने गर्भ धारण किया था, न बायोलॉजिकल फादर, ऐसा टर्म दिया गया। कितनी हास्यास्पद है। क्या अगर कोई जातक आए तो कोई ज्योतिषी उससे पूछ सकता है कि पहले अपनी माँ से पूछ के आओ और यह बताओ कि उसने तुम्हारा गर्भ धारण किससे किया, अपने विवाहित पति से अथवा किसी अन्य पुरुष से, तभी मैं तुम्हारे 9वें भाव का निर्धारण कर पाऊँ। क्या कोई ज्योतिषी पूछ पाएगा किसी की कुंडली देखते हुए उससे? कितनी घृणित, कितना अस्वाभाविक और शायद कितना कुत्सित विचार है जिसको आज ज्योतिष जगत के जो नए महर्षि सब हुए हैं वो फैला रहे हैं। कुछ लोगों ने संहिता की दुहाई दी, कुछ विद्वानों ने इसे उत्तर और दक्षिण भारत के ज्योतिषियों के मतांतर के रूप में प्रकट किया। उनका कहना था कि 9वां भाव जो है दक्षिण भारत के विद्वान लेते हैं पिता के लिए, लेकिन उत्तर भारत में 10वां स्थान लिया जाता है। मतलब यह वैचारिक मतांतर है। लेकिन क्या वैचारिक मतांतर से ज्योतिष के आधारभूत नियम, उसके मौलिक सिद्धांत बदल जाएंगे? और चलिए, भारत को तो हमने उत्तर और दक्षिण में बांट लिया, विश्व के अन्य हिस्सों के जातकों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भी कहेंगे कि अपने देश को उत्तर और दक्षिण में विभक्त कर लो? ऐसा करके हम क्या जताना चाहते हैं? अपनी अज्ञानता के साथ साथ हम यह भी जताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रांतियों का संग्रह है होरा शास्त्र में। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि हम इस पर सोचें। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि चतुर्थ स्थान माँ का स्थान है, वहाँ से सप्तम दसम स्थान हुआ, इसीलिए दसम स्थान माँ का पति हुआ, तो पिता को हम दसम स्थान से ही लेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि पंचम स्थान संतान का होता है, लग्न जातक के स्वयं को जताता है, लग्न जहाँ से पंचम होगा जातक उस स्थान का संतान होगा, अर्थात नवम स्थान से लग्न पंचम होता है, तो नवम स्थान जो है पिता को दर्शाएगा, क्योंकि जातक पिता का संतान है। मैंने बताया भी ग्रुप में कि इस तरह के तर्क नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसी तर्क के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि चतुर्थ स्थान माँ का स्थान है और चतुर्थ से पंचम अर्थात अष्टम भाव माँ के संतान को बताएगा। तो क्या हम जातक के सहोदर भाई बहनों का के विषय में अष्टम स्थान से अध्ययन करें या करना चाहिए? कहने का तात्पर्य है कि हम सब इन तर्कों में इसलिए उलझ जाते हैं
कि हम मूल ग्रंथ को पढ़ने से कतराते हैं। हम मूल ग्रंथ में जाना नहीं चाहते हैं, बचते हैं उससे। और अगर मूल ग्रंथ में कहीं संस्कृत श्लोकों से छेड़छाड़ कर दी गई है तो उसे समझने की क्षमता तो कतई नहीं रह गई है, क्योंकि जब हम ग्रंथ ही नहीं पढ़ना चाहते तो उसके छेड़छाड़ को क्या समझेंगे। अब चलिए देखते हैं कि मूल ग्रंथ में इस विषय में क्या कहा गया है। तो हम सबसे पहले पराशर होड़ा शास्त्र को लें, क्योंकि बृहद पराशर होड़ा शास्त्र अभी भी कई आलोचनाओं और समालोचनाओं के बावजूद एक प्रमाणिक और सम्मानीय ग्रंथों में गिना जाता है। बृहद पराशर होड़ा शास्त्र के 12वें अध्याय में, जिसका नाम है भाव विवेकाध्याय, उसके 11वें श्लोक को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ दशम भाव के कारकत्व की बात हुई है। और 11वें श्लोक में कहता है, राज्यं च आकाशं च वृत्तिं च मानं चैव पितुस्तथा प्रवासस्य ऋणस्यापि व्योम स्थानान् निरीक्षिणम्। 10वें घट से देखने वाले अनेक चीजों में यहाँ पिता भी लिया है। कहता है मानं चैव पितुस्तथा, माने पितु मतलब पिता, साफ है, कहीं कोई अस्पष्टता नहीं है। मैंने कल ग्रुप में कहा था कि कुछ पुराने वर्षन में मैंने देखा भी है, और चलिए नहीं देखा तो सोचिए कि यह शब्द पितुस्तथा होगा या पितृस्तथा होगा। अगर हम कहें राज्यं च आकाशं च वृत्तिं च मानं चैव पितृस्तथा, तो पितृ का मतलब पिता भी होगा और पिता से आगे बहुत कुछ होगा, पितृ मात्र पिता नहीं होगा। अब कोई हमको कह सकते हैं कि आप यह जो बात कर रहे हैं उसका आधार क्या है। मतलब कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ छेड़छाड़ हुई है, पितृ शब्द को, पितृस्तथा को पितुस्तथा में बदल दिया गया है, तो आप सबों को पूर्ण हक है विरोध करने का कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो मैं इस आधार पे कहता हूं कि उसी ग्रंथ में, पराशर होड़ा शास्त्र में ही, उसकी अध्याय संख्या 8 में, जो वर्ग विवेकाध्याय के नाम से चला है और जो 12वें अध्याय से बहुत पहले है, उसके 39वें श्लोक में, 39th एफोरिज्म में, यही ग्रंथ क्या कहता है देखें। यह कहता है नवमे पितुर्ज्ञानम सूर्याचो नवमेत्थवा। यह कहता है कि पिता का ज्ञान नवम भाव से लें अथवा सूर्य से नवम भाव से। अब यह कह रहा है नवमे पितुर्ज्ञानम, बिल्कुल स्पष्ट है। यही ग्रंथ कहता है कि 9वें भाव से पिता को लिया जाए। अब आगे ये कहता है सूर्याचो नवमेत्थवा, अथवा सूर्य से नवम स्थान से भी पिता को देख सकते हैं, पिता के विषय में जान सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ नवम भाव को नहीं कह रहा है, यहाँ ग्रंथकार ज्योतिष के जो अनेक सिद्धांत हैं, जिसको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि वो मौलिक सिद्धांत हैं, भावात भावम, भावेशात भावम, कारकात भावम, वर्गात वर्गम, चक्रात चक्रम, ये सब बहुत ही मूल सिद्धांत हैं। यह देखने के लिए कि आप मूल कुंडली में जहां देख रहे हैं कारकत्व को, उसके अलावा दूसरे भाव में भी कहां से कौन कारकत्व मिल सकता है और वहां तक, उस भाव तक किस रूप से पहुंचेंगे, इसी के लिए भावात भावम आदि सिद्धांत हैं। यहां पर कारकात भावम के सिद्धांत को बताया गया है कि कारक से भाव का निर्णय
अब सूर्य पिता का कारक है, यह एक निर्विवाद सत्य है। यहाँ उत्तर और दक्षिण भारत में कोई विरोध नहीं है। और कारक से भाव को भी जाना जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु से पंचम भाव से भी संतान देखते हैं, क्योंकि गुरु संतान का कारक है। शुक्र से सप्तम स्थान से पत्नी के विषय में देखते हैं, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। कारकात भावम का सिद्धांत है यह। उसी सिद्धांत के आधार पर बृहत पराशर होड़ा शास्त्र ही हमें कह रहा है कि सूर्या चौ नवमेथवा, सूर्य से नवम स्थान में। तो यहां सूर्य कारक से नौवां स्थान लिया है, क्योंकि नवम भाव ही पिता का भाव है। और यही वह श्लोक के पहले पूर्वार्ध में कह देता है कि नवमें पितुर ज्ञानम। तो यहाँ केवल नौवें भाव को ही नहीं बताया है पिता के लिए, बल्कि दूसरे सिद्धांत कारकात भाव से भी बता रहा है कि सूर्य से नवम स्थान से पिता को देखो। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि वहां जो लिखा है कि मानंग चैव पितुस तथा, वह छेड़छाड़ हुआ है, वहां होगा मानंग चैव पितृस्तथा। शायद अब भी लोगों को कुछ संशय रह गया हो, तो हम पुनः इसी ग्रंथ का सहारा लेते हैं और इसी ग्रंथ के 10वें अध्याय में एक बहुत ही रोचक श्लोक मिलता है, 37वां श्लोक। यह कहता है, सप्तमे भवने सूर्य कर्मस्थो भूमि नंदन राहुर्व्यय च यस्यैव पिता कष्टेन जीवति। यदि जातक के कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य हो, दसम भाव में भूमि नंदन अर्थात मंगल हो, 12वें भाव में राहु हो, तो जातक का पिता कष्ट में जीवन व्यतीत करता है। अब इस श्लोक को हम 9वें और 10वें भाव दोनों के परपक्ष में समझने की कोशिश करें। चलिए पहले 10वां स्थान ले लेते हैं। अगर 10वां स्थान को हम पिता के लिए लेते हैं तो वहाँ मंगल है, उससे तीसरे स्थान पर राहु हो जाएगा और उससे 10वें स्थान पर सूर्य हो जाएगा। चलिए 10म स्थान का मंगल पिता को क्रोधी बना दे, कुछ और भी उसमें कमी ला दे, लेकिन तीसरे स्थान का राहु उसके पराक्रम को निश्चित रूप से बढ़ाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तीसरे घर में पाप ग्रह ज़्यादा फल देते हैं। और वहाँ से पिता से 10म स्थान में सूर्य है, 10म स्थान का सूर्य एक अच्छा व्यवसाय, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ देने का प्रयास करेगा। तो जब पराक्रम भी रहेगा और कर्म स्थान भी ऊर्जावान रहेगा, तो पिता कष्ट में क्यों जिएगा, पिता के सुख में कमी क्यों होगी। कष्ट में जीना, सुख में जीना का तात्पर्य हमेशा होता है कि आदमी या तो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, या अगर है भी तो वह अपव्ययी है, मतलब कि आमदनी अठन्नी और खर्चा 1 रुपया वाली स्थिति में जीता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जब हम 10वें स्थान से इस योग पर विचार करते हैं। अब इस योग को नवम स्थान से देखें, पिता का स्थान नवम लेके देखें, तब मंगल दूसरे घर में होगा पिता के स्थान से, राहु चौथे घर में होगा और सूर्य 11वें घर में होगा पिता के स्थान से। अब यह तो स्पष्ट ही है कि पिता के स्थान से चौथे स्थान में, मतलब 12वें भाव में राहु होने से पिता को सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि 9वां से चौथा होने के कारण 12वां भाव पिता का सुख स्थान है, तो सुख की हानि हो गई। 11वें स्थान में सूर्य है, जो लाभ तो भले दे दे, लेकिन जब हम दूसरा सिद्धांत भावात भावम को देखते हैं तो 11वां स्थान में सिवाय आय के स्रोत और साधन के कुछ भी अच्छा नहीं है। 11वां स्थान भी
कष्टकारक ही है, और वहाँ पाप ग्रह सूर्य पिता के कष्ट को फिर बढ़ाएगा। और पिता के कारक सूर्य से छठे स्थान में राहु भी है। इसी राहु की दृष्टि पिता के 12वें स्थान अर्थात अष्टम स्थान पर पड़ेगा, तो पिता को अपव्ययी भी बना देगा। तो इस श्लोक को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमें लगता है कि यहाँ जो भाव है ग्रंथकार का, यह जो योग दिया है ग्रंथकार ने, वह 9वें भाव को मन में रख कर दिया है। इस तरह से भी इस बात की पुष्टि होती है कि 9वां भाव जो है वह पिता का स्थान है। अब आगे चलें इसी ग्रंथ में फल देखने के लिए। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो 10वें भाव के फल में देखें, पिता से संबंधित एक श्लोक मिल रहा है। वह कहता है, सबले कर्म भावे से स्वच्चे स्वांशे स्वराशिगे जातस्तात सुखे नाढ्यो यशस्वी शुभ कर्म कृत। अगर कर्म भाव सबल हो, उच्च का हो, स्वांशे को यहाँ आप यह भी ले सकते हैं कि अपने नवमांश में हो, या शुभ वैशेषिक नवमांश में हो, या स्वराशि का हो, तो जातक पितृ सुखों से युक्त होता है, कीर्तिमान होता है और शुभ कर्म करने वाला होता है। यशस्वी शुभ कर्म कृत। अब पिता के सुखों से युक्त है, तात सुखे नाढ्यो जातस्तात सुखे नाढ्यो। तो जातक जो है वह पिता के सुख से युक्त कब होगा? जब पिता आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा। तो यहाँ 10वां भाव पिता का धन स्थान हो जाएगा। धन स्थान के बल के आधार पर कहा जा रहा है। तो यहाँ भी यही लगता है कि 9वें स्थान को ही लिया है। अब हम 9वें स्थान में देखें, यहाँ पर कहता है कि पितृ मरण के कुछ योग दिए। यह 9वें भाव के फल में दिया है। भाग्य भाव फलाध्याय 21वां अध्याय है। कई योग दिए हैं। अब यह 9वें भाव से ही संबंधित है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर पिता से मतलब संबंधित जितने भी योग दिए हैं वह 9वें भाव को लेके दिया गया। अब मैं इस विस्तार में नहीं जाना चाहता, ये कोई भी आप लोग देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। हमारा सिर्फ यह कहना है, और जो मैं बार बार कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, कि मूल ग्रंथ को पहले तो पढ़ा जाए पूर्ण रूप से, फिर उसे समझा जाए, फिर उस पर मनन हो, और इस तरह से मथ करके ही आप इस कठिन विज्ञान को, इस शास्त्र को, होरा शास्त्र को समझ सकते हैं। फल के लिए भागने वाले जो पद्धतियों के पुजारी हैं वह अपनी फलोकामना पूरा करते रहे, लेकिन जहाँ चर्चा ज्ञान की हो वहाँ उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह मौन रहेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसी पद्धति हैं जो गणित रूप से गोबर है, जिसका सैद्धांतिक पक्ष बिल्कुल खोखला है, लेकिन वह एक होरा शास्त्र के नए स्वरूप के रूप में उदय हो गया है जिसका, और उसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ के ही अद्भुत विद्वान मिल रहे हैं, जिनको 80-90-100% तक भी शायद सफलता मिल रही है। महाशय, अगर आपको सफलता मिल रही है तो अपनी कुंडली देखें, वह आपका ज्ञान नहीं है, आपके पूर्व कर्म का फल है, जिससे आपकी भविष्य कथन सही जा रही है। और इसको भी समझने के लिए आपकी पद्धति आपको काम नहीं आएगी। आपको मूल शास्त्र पर ही लौटना पड़ेगा, चाहे उसे गाली दे करके, पराशर को गाली दे के और भृगु को बढ़ा करके आप कुछ नहीं पाने वाले हैं। शास्त्र शास्त्र है और शास्त्र का ज्ञान जरूरी है। और इसीलिए मैं थोड़े रुक्ष शब्दों में इस बात को कह रहा हूँ कि मूल ग्रंथ में ही देखें। यह विचार कि उत्तर भारत का मत है
कि 10वें भाव में पिता है वह गलत है। मैंने पराशर होड़ा शास्त्र से यथासंभव प्रयास किया समझाने का। इसमें ऐसे 20 श्लोक आपको मिलेंगे जिसमें आप पाएंगे कि भाव जो इस श्लोक का है उसको नवम भाव को केंद्र में रख करके पिता के लिए लिखा गया है। इसके बावजूद कि वह बहुत क्लियरली प्रारंभ में कह देता है 6ठे अध्याय में कि नवमे तो पितुर्ज्ञानम, 9वें से पिता का ज्ञान लीजिए। सूर्याचो नवमेत्थवा, और सूर्य से नवम स्थान में भी वही चीज दिखेगा। तो इस चीज को समझें, क्योंकि सूर्य से 10म स्थान से कर्म देखते हैं। वह क्यों देखते हैं वह बाद में, लेकिन नवम स्थान पिता का स्थान है, इसे प्रतिपादित करने का मैंने एक प्रयास किया है। आशा है सभी इसको सुनेंगे और इस पर में गौर करेंगे। धन्यवाद।